हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9 सीबीएसई इंग्लिश का लेसन नंबर 4 यूनिट 4, जिसका टाइटल है कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड। ये लिखा गया है पीजी वुड हाउस द्वारा। दोस्तों, ये कहानी है एक पेशेवर मुक्केबाज की, जो कि एक बॉक्सर होते हैं। उनका बेटा बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, 10 साल का होता है अभी, और पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। हर तरह से बहुत ही सभ्य होता है, बहुत पोलाइट होता है, वेल कल्चर्ड होता है। तो ये जो बॉक्सर होता है और उसकी जो वाइफ होती है, दोनों को उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर उनके बेटे को पता चल जाएगा कि उसके जो फादर हैं, एक बॉक्सर हैं, एक से मुक्केबाज हैं, तो वो बहुत अपमानित महसूस करेगा, इंसल्टेड फील करेगा। और वो सोचते हैं कि मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग है, ये एक सम्मानजनक पेशा नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि लड़के को अपने फादर के पेशे के बारे में पता ना चले। और वो उसे बताते हैं कि वो बस एक कमर्शियल ट्रैवलर है, वो घरों में जा जाकर सामान बेचता है। लेकिन कहानी के अंत में उस बच्चे को, उस लड़के को पता चल जाता है कि उसके पिता एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, और उसे इसमें बिल्कुल भी विनम्रता महसूस नहीं होती, बल्कि वो इसमें बहुत गर्व व्यक्त करता है और उससे बहुत ही अच्छा लगता है। वह हमेशा से प्रसिद्ध यंग पॉर्की की एक तस्वीर को पाने के लिए तरसता था, जिससे अब वह जानता था कि अब उसके वो अपने पिता हैं। देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है हैरोल्ड ब्रैम्बल, जो कि बेटे का नाम है, जो कि 10 साल का बच्चा है, एंड उससे कहा जाता है ये चाइल्ड प्रोडिजी है। बिल ब्रैम्बल उसके पिता, जेन ब्रैम्बल उसकी मम्मी, जेरी फिशर बिल के ट्रेनर, मेजर पर्सी स्टोक्स जेन के भाई हैं, उसकी मम्मी के भाई यानी उसके मामा हैं। थीम्स है इस कहानी की मोरालिटी, हिपोक्रेसी और डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी नैतिकता, पाखंड और श्रम की गरिमा। आइए शुरू करते हैं लेसन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। माँ। मिसेस ब्रैम्बल लुक्ड अप, beaming with a kind of amiable fat-headedness. ये आवाज थी हैरोल्ड ब्रैम्बल की, जिसने पुकारा माँ। शायद वो माँ से कुछ कहना चाहता था। ये सुनते ही श्रीमती ब्रैम्बल ने ऊपर देखा। एक तरह की मिलनसार, एमिएबल मतलब मिलनसार, फैट हेडेडनेस मतलब मूर्खता, बीमिंग मतलब मुस्कुरा रही थी, और उन्होंने लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा। A domestic creature wrapped up in Bill, her husband, and Harold, her son. एक डोमेस्टिक क्रीचर मतलब ऐसी व्यक्ति जो घर पर ही रहती थी। रैप्ड अप वैसे तो उसका मतलब है लिपटा हुआ, लेकिन यहाँ रैप्ड अप का मतलब है उनकी दुनिया। सिर्फ दो लोग थे, उनके हस्बैंड और उनका बेटा। एट द प्रेजेंट मोमेंट ओनली द लैटर वॉज विद हर। और इस समय लैटर यानी कि बाद वाला, यानी उनका बेटा उनके साथ था। He sat on the other side of the table, his lips gravely pursed and his eyes a trifle cloudy behind their spectacles. तो अब यहाँ पर हैरल्ड किस तरह से बैठा हुआ था, उसका वर्णन किया गया है। वह मेज के दूसरी तरफ बैठा था, अदर साइड ऑफ द टेबल। उसके होंठ गंभीरता से, ग्रेवली मतलब सीरियसली, गंभीरता से पर्स यानी सिकुड़े हुए थे, और उसकी आंखें अ ट्रिफल क्लाउडी यानी उसके चश्मे के पीछे थोड़ी धुंधली नजर आ रही थी। थोड़ी, ट्रिफल, क्लाउडी यानी धुंधली, बिहाइंड देयर स्पेक्टिकल चश्मे के पीछे। बिफोर हिम ऑन द रेड टेबल क्लॉथ ले एन ओपन बुक। और उसके सामने वाले लाल मेजपोश पर एक किताब खुली हुई रखी हुई थी। हिज पावरफुल ब्रेन वॉज प्लेनली बिजी। उसका शक्तिशाली मस्तिष्क स्पष्ट रूप से व्यस्त था। सिंस देयर वॉज एन ओपन बुक, इसका मतलब है कि उसका दिमाग पढ़ने में व्यस्त था, वो एक किताब पढ़ रहा था। यस डियरी, मिसेस ब्रैम्बल ने कहा। हाँ बेटा, हाँ प्रिय। तो वो अपने बेटे को बहुत अच्छे अच्छे निकनेम से, बहुत अच्छे अच्छे उपनामों से पुकारती थी। बच्चे ने कहा, विल यू हियर मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? मिसेस ब्रैम्बल टुक द बुक, मिसेस ब्रैम्बल ने किताब ली। यस मदर विल हियर यू प्रेशियस, हाँ माँ तुम्हारी बात सुनेगी, माँ तुम्हारी बात सुनेगी। अब यहाँ पर माँ खुद बोल रही है कि माँ तुम्हारी बात सुनेगी, तो ये अपने आप को थर्ड पर्सन में दिखाती थी, जिससे वो और ज़्यादा बच्चे को प्यार दिखा सकें। प्रेशियस यहाँ पर बच्चे को कहा गया है प्रिय। अ स्लाइट फ्राउन मार्ड द स्मूथनेस ऑफ हैरोल्ड ब्रैम्बल्स ब्रो। अब जब उसने ये बात सुनी, मदर विल हियर यू, ये बात हैरोल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये सुनते ही आईब्राउ थी एकदम स्मूथ थी, लेकिन उस पर एक फ्राउन आ गया, एक सिकुड़न आ गई। It jarred upon him, this habit of his mother's of referring to herself in the third person as if she were addressing a baby instead of a young man of 10 who had taken the spelling and dictation prize last term on his head. उसको अपनी माँ की ये आदत बहुत ज्यादा खटकती थी। जार्ड अपॉन हिम मतलब खटकती थी, जैसे कि वो कर रही थी इस समय। खुद को तीसरे व्यक्ति में संदर्भित करती थी, मतलब कहती थी यस मदर विल हियर यू, यस आई विल हियर यू कहने की जगह वो अपने आप को थर्ड पर्सन में कहती थी कि मम्मी आपकी बात सुनेगी, हाँ मम्मी तुम्हारी बात सुनेगी। तो थोड़ा सा उसे इरिटेटिंग लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बच्चे को संबोधित कर रही हो, ना कि एक 10 साल के लड़के को, जिसने पिछले ही टर्म में स्पेलिंग और डिक्टेशन
कॉम्पिटिशन में प्राइज जीता था। तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा था, लेकिन उसकी मम्मी के लिए वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही था। He cleared his throat and fixed his eyes upon the cut glass hangings of the chandelier. Cleared his throat मतलब उसने अपना गला साफ किया। जब हम बोलने के लिए गला साफ करते हैं, और उसकी आंखें शैंडलियर यानी कि जो सीलिंग्स पर फानूस टंगे होते हैं उसके कट ग्लास पर बहुत सुंदर तरीके से वो कट किया गया था और उस पर उसकी आंखें टिकी हुई थी। Be good, sweet mate, he began with the toneless rapidity affected by youths of his age when reciting poetry. अब वो अपनी पोम सुना रहा था अपनी माँ को। अच्छी बनो प्यारी लड़की। He began, उसने अपनी कविता शुरू की। With a toneless rapidity, यानी जब छोटी उम्र में जब बच्चे कविता सुनाते हैं तो उनमें कोई लय नहीं होती, पॉज नहीं करते, वो टोनलेस होती है। और रैपिडिटी मतलब जब रट लिया जाता है किसी चीज़ को तो उसकी बेसुध सी गति होती है, और उसको उस हिसाब से उसने उस पोइट्री को रिसाइट करना शुरू किया। You do study so hard, dearie, you'll give yourself a headache. Why don't you take a nice walk by the river for half an hour and come back nice and fresh? तो ये बात सुनकर, कविता वो सुना ही रहा था, ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हो मेरे बच्चे, तुम अपने सर में दर्द कर लोगे। Why don't you take a nice walk by the river for half an hour and come back nice and fresh? तुम आधे घंटे के लिए नदी के किनारे एक सैर पर क्यों नहीं चले जाते और तरोताज़ा होकर वापस आ जाओ। वापस आओगे तो तुम्हारा माइंड और फ्रेश होगा। ये सुनकर उस बच्चे ने, स्पेक्टिकल चाइल्ड ने कंसिडर किया इस पॉइंट को फॉर अ मोमेंट ग्रेवली। सो चश्मा पहने बच्चे ने एक पल के लिए गंभीरता से इस बात पर विचार किया। देन नॉडिंग ही अरेंज्ड हिज बुक्स इन रेडीनेस फॉर हिज रिटर्न एंड वेंट आउट। और फिर उसने अपनी माँ की बात सुनकर सिर हिलाया, नॉड किया, अपनी किताबों को अरेंज किया और रेडीनेस यानी तैयार रखा उन्हें, और बाहर चला गया कि जब मैं वापस आऊँगा तो पढ़ूंगा। तो जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी किताबें मेरे लिए रेडी रहेंगी। तो उनको अरेंज किया फॉर रेडीनेस फॉर हिज रिटर्न। द फ्रंट डोर क्लोज्ड विद अ डेकोरस सॉफ्टनेस। और जब वो बाहर गया तो उसने स्लैम नहीं किया गेट को, डोर को बहुत शालीनता से, बहुत कोमलता के साथ बंद किया। डेकोरस सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा एलीटनेस के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से उसने डोर को बंद किया। It was a constant source of amazement to Mrs. Bramble that she should have brought such a prodigy as Harold into the world. श्रीमती ब्रैम्बल को हमेशा ये आश्चर्य रहता था, उनके लिए हमेशा एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था कि उन्होंने हैरल्ड जैसे बच्चे को जन्म दिया जो कि सच अ प्रोडिजी था। प्रोडिजी का मतलब है ऐसा विलक्षण व्यक्ति जो आम बच्चों से बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में निपुण होता है। It was a child prodigy that brought that constant source of happiness to Mrs. Bramble. Harold was so different from ordinary children, so devoted to his work, such a model of behavior, so altogether admirable. Harold आम बच्चों से बहुत अलग था, अपनी किताबों के प्रति इतना समर्पित था, इतना अच्छा बिहेवियर उसका था, व्यवहार ऐसा था, मतलब मॉडल बिहेवियर था, ऐसा जैसा हर कोई चाहता है, आदर्श बिहेवियर। और ऑल इन ऑल टोटली कुल मिलाकर वो प्रशंसनीय था कि उसकी प्रशंसा की जा सकती थी। द ओनली ड्रॉबैक वॉज दैट हिज वेरी परफेक्शन हैड मेड अ नेसेसरी सीरीज ऑफ इवेजन्स and even deliberate falsehoods on the part of herself and her husband, highly distasteful to both. अब इस बात की सिर्फ एक ही कमी थी, एक ही ड्रॉबैक था, एक ही गलती थी, और वो ये कि इस परफेक्शन को देखते हुए कि हमारा बच्चा इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा बिहेवियर है, इतना अच्छा पढ़ता है, इसे हर कोई पसंद करता है, तो इस परफेक्शन के कारण उन दोनों ने बहुत सारी चीज़ों को इवेड किया यानी छिपाया, इवन डेलिब्रेट फॉल्सहुड, और बहुत ज़्यादा झूठ भी उनको बोलना पड़ा जो उन दोनों को ही बहुत डिस्टेस्टफुल लगता था। दोनों को, मिसेस ब्रैम्बल को और मिस्टर ब्रैम्बल को, यानी जेन और बिल दोनों को ही ये बात बहुत ज़्यादा खलती थी कि उन्हें अपने बेटे से बहुत कुछ छिपाना पड़ता था क्योंकि वो इतना अच्छा है, इतना परफेक्ट है। They were lovers of truth, but they had realized that there are times when truth must be sacrificed. वे दोनों सत्य के प्रेमी थे, वो दोनों चाहते थे कि सच बोलें, लेकिन उन्होंने महसूस किया, उन्होंने पाया कि ऐसे भी समय आते हैं जब हमें सत्य का त्याग करना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। At any cost, the facts concerning Mr. Bramble's profession must be kept from Harold. तो यहाँ बताया ही जा रहा है, जो स्टोरी का टाइटल है वो किस तरह से एप्ट है। कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड मतलब हैरल्ड को बताए बिना, यानी उससे छुपाना। ऐसी चीज़ें थी किसी भी कीमत पर मिस्टर ब्रैम्बल अपने पेशे से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो हैरल्ड से छिपाना चाहते थे। While he was a baby, it had not mattered so much. क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा था तब ये इतना मायने नहीं रखता था। But when he began to move about and take notice, Mrs. Bramble said to Mr. Bramble, Bill, we must keep it from Harold. जब वो बच्चा बड़ा होने लगा
घुटनों चलने लगा, मूव करने लगा और चीज़ों पर नोटिस करने लगा, ध्यान देने लगा। तो मिसेस ब्रैम्बल ने अपने हस्बैंड से कहा, बिल, हमें इसे हैरल्ड से दूर रखना चाहिए। अब ये इससे क्या है, उनकी प्रोफेशन की डिटेल्स। A little later, when the child had begun to show signs of being about to become a model of goodness and intelligence, and had already taken 2 prizes at the Sunday school, the senior curate of parish, meeting Mr. Bramble one morning, said nervously, for after all, it was a delicate subject to broach. Bramble, I think on the whole, it would be as well to keep it from Harold. अब ये बात तो मिसेस ब्रैम्बल ने अपने हस्बैंड से कह दी, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब बच्चे ने अच्छाई और बुद्धिमत्ता यानी कि अपने अच्छे बिहेवियर और अपनी इंटेलिजेंस के संकेत देने शुरू किए, जब उसके साइंस देने शुरू किए, और तब तक वो संडे स्कूल में ऑलरेडी 2 प्राइजेस जीत चुका था। मतलब अभी तक वो स्कूल भी नहीं गया जाना शुरू हुआ था, पहले ही जो उसका संडे स्कूल था, प्ले स्कूल की तरह वो जाता था, वहाँ पर भी उसको 2 प्राइजेस मिल गए थे। तो तब एक पेरिश के वरिष्ठ पादरी ने एक सुबह मिस्टर ब्रैम्बल से कहा, और बहुत हिचकिचाहट भरे लहजे में, घबराहट से कहा, आखिरकार ये एक नाजुक विषय था जिसे उठाया जाना था। ब्रोच मतलब जिसको टच करना था, जिसे उठाना जरूरी था। एयर एयर क्यों कहा? क्योंकि वो घबराहट से, हेजिटेशन के साथ बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कुल मिलाकर इसे हैरल्ड से दूर रखना ही अच्छा होगा। तो जब उन्हें पादरी की भी सहमति मिल गई कि ये चीज़ ऐसी है कि हम हैरल्ड से दूर ही रखनी चाहिए, तो मिस्टर ब्रैम्बल ने निर्णय किया कि सही होगा कि मैं इसे हैरल्ड को न बताऊं।